हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री असेंबल में। और आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के सामने ले आए हैं। और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। पिछले दिन का जो लेक्चर आया था उसमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो एक्चुअल डिफरेंस थी और जो इंट्रोडक्शन थी वो आए थे। और आज हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म किया जाता है। तो देखो दोस्तों, FeCN होल ट्वाइस प्लस 4KCN, इन दोनों की रिएक्शन पढ़वाओ। क्या होगा? पहले तो सीखो, इसके बाद आप खुद से ही करने लगोगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा एकदम वादा है आप सभी से। पहले सीखो। देखो, FeCN होल टू एंड 4KCN, इन दोनों में देखो दो मेटल है। एक है Fe, नीचे लिख लो, और दूसरा है K, पोटासियम। तो एक है आयरन, एक है पोटासियम। आयरन ये वाला D ब्लॉक मेटल है, ये D ब्लॉक एलिमेंट है, और पोटासियम ये S ब्लॉक एलिमेंट है, ये S ब्लॉक एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। तो ये आसानी से कैटायन फॉर्म करेंगे। तो अगर आपको कोई बोले पोटासियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये क्या है? ये Fe या आयरन या फेरस से ज्यादा है। तो Fe डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, K एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। तो K टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, इसमें पोटासियम की ज्यादा है। तो आप बोलोगे टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, इनमें पोटासियम का टेंडेंसी आयरन से ज्यादा है। अगर ये हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पोटासियम की Fe से ज्यादा है तो टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन इसका भी पोटासियम का Fe से ज्यादा होगा। तो ये वाला जो पोटासियम है ये क्या बनाएगा? ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नहीं घुसेगा। ये कहां होगा? ये आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेंगे। कितना? 4 पोटासियम है। देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। ये देखो, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ये वाला हिस्सा, ये है नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, ये है पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको लिख लेना, ये है पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये है नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। और अगर ऐसे लिखोगे तो ये होगा पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, ये होगा पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये होगा नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको एक बार देखो मेरे खातिर, एक बार इसको ध्यान से देखो। मैं बोलना क्या चाहता हूं, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई बोले कि पहले आप क्या लिखते हो, आप बोलोगे कैटायन को, उसके बाद क्या लिखते हो? एनायन को। तो अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले हुआ तो वो कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में क्या रहेगा? नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या रहेगा? नेगेटिव काउंटर आयन। हम दिखाएंगे, हम एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको सुनो कि पहले आता है कैटायन, उसके बाद आता है एनायन। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस हुआ तो आयोनाइजेशन स्फीयर अपने आप माइनस होगा। कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, और एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में एनायोनिक काउंटर आयन रहेंगे। और अगर उल्टा हुआ तो कैटायन अगर पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर हुई तो एनायोनिक या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। मतलब अगर एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुई तो कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, और कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन के तौर पे कैटायन रहेंगे। तो अगर हम ये बोले तो आप ऐसे देखो, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन क्या होगा? नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन होगा काउंटर
आयन क्या होगा, आप बोलोगे एनायन होगा। क्या होगा, एनायन होगा। और इसके साथ साथ पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन क्या होगा, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन कैटायन होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयोनाइजेशन स्फीयर का खेल। तो आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन रहेगा, अगर कैटायोनिक एंटिटी हुआ तो नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन होगा एनायन, और अगर उल्टा हुआ मतलब एनायोनिक एंटिटी हुआ तो कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन, तो कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन होगा कैटायन। तो इसको पहले छापो, इसको पहले छापो और हम इसको मिटाते हैं, हम इसको मिटाते हैं। छापना हो गया। अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो के और एफी में से, के और एफी में से कौन कैटायन फॉर्म करेगा, के। आप बोलोगे कि के और एफी इन दोनों में से टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन किसकी ज्यादा है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिसकी ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिसकी ज्यादा उसको कैटायन फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है, कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट होने के नाते पोटासियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डी ब्लॉक एलिमेंट एफी से ज्यादा है, तो पोटासियम कैटायन फॉर्म करेगा। तो आप बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी और इधर होगा एक कैटायन, तो K4 कितना K है, आप बोलो कितना K है, 4 K है, K4। Fe कहां जाएगा, एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कितना CN है, 2 और 4 6, 2 और 4 6, ऐसे फॉर्म करोगे। तो आप बोलोगे FeCN2, इनमें Fe ये आएगा सेंट्रल मेटल एटम, central metal atom situated at coordination entity, situated at anionic coordination entity, anionic coordination entity। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है जो कि सिचुएटेड है कहां पर, एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। ये K क्या है, 4K प्लस, कितना 4K प्लस, ये है कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर, कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर, उनमें ये जो 4K प्लस है ये काउंटर कैटायन है। क्या है ये, काउंटर कैटायन है, काउंटर कैटायन है। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। इसको भी छाप लो, इसको भी छाप लो। और एक चीज को इधर हम दिखलाएंगे। अगर इसको छापना हो गया तो देखो भाई साहब, इधर एक चीज होगा। आपने बोला, आप मुझे बोलोगे कि सर आपने बोला कि के क्या करेगा, के कैटायन फॉर्म करेगा। तो देखो 4K है तो K4, कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में K4 है। Fe CN इधर 2 है, इधर 4 है, CN होल 6 है। तो Fe ये क्या है, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके पास क्या है, आप बोलोगे इसके पास ना वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये क्या करेगा, टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको दिया जाएगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर सकते हैं। मतलब ये भाई साहब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर में काम करेगा। ये भाई साहब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर में काम करेगा, जो कि ये लुईस एसिड के तौर में काम करेगा, जो कि ये लुईस एसिड के तौर में काम करेगा। मतलब ये जो Fe है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, ये एकोमोडेट करेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो इनको दिया जाएगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो कि ये लुईस एसिड होगा। इसको भी छापो, इसको भी छापो। अगर छापना हो गया तो और एक चीज को देखो, तो क्या होगा, Cn माइनस, इधर क्या है Cn माइनस, ये ऑर्गेनिक में एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल था। ये क्या था, ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल था। जो ऑर्गेनिक का न्यूक्लियोफाइल है, जो ऑर्गेनिक का न्यूक्लियोफाइल है वो इनऑर्गेनिक में लिगैंड है, वो इनऑर्गेनिक में लिगैंड है। इसको ध्यान में रखना,
जिसको आप ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल कहते थे वही हमारा इनऑर्गेनिक का और एक छोटा भाई लिगैंड है। ये सेम टू सेम है, न्यूक्लियोफाइल और लिगैंड। ये न्यूक्लियोफाइल था ऑर्गेनिक में, ये लिगैंड है इनऑर्गेनिक में। तो Cn- इनके पास क्या है? आप बोलोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? Fe लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इधर से एक स्टोरी जनरेट होते हैं, इधर से एक स्टोरी जनरेट होते हैं। क्या स्टोरी है भाई साहब? इधर देखो, K4 का कच्चा चिट्टा खत्म हो गया है। ये भाई साहब ये कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में सिचुएटेड है और कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में सिचुएटेड होते हुए ये कैटायन काउंटर आयन के तौर पे निकलेगा। तो हम पढ़ेंगे एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी को। एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में से FeCN6, इधर ये जो Fe है, ये Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है? ये सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम CMA, जो भी बोलो, CMA सेंट्रल मेटल एटम है। ये Fe लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। Cn- इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। Fe Cn- से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इधर क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में एक इंटरेक्शन बॉन्ड आएंगे और वही इंटरेक्शन बॉन्ड को आप बोलते हो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां पर सिचुएटेड है? इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सिचुएटेड है। मतलब जहां पर डी ब्लॉक मेटल जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एज ए सेंट्रल मेटल एटम, और जो लिगैंड वगैरह है वो लिगैंड जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और वो सेंट्रल मेटल एटम जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए, वो सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एकोमोडेट करेंगे और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में एक इंटरेक्शन फॉर्म होगा। वही इंटरेक्शन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के तौर पे जाना जाएगा। वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में रहता है। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में से लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ कर रखते हैं। ये स्टोरी है। अगर स्टोरी समझ में आ गया तो एक चीज को देखो, ये कैसे होते हैं। आप बोलोगे कि बीच में Fe है, 6 ऐसे पकड़े हुए हैं, 6 ऐसे पकड़े हुए हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। क्या? ऑक्टाहेड्रल ऐसे है, K4 FeCN6, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्योंकि 6 तो लिगैंड है, 6 लिगैंड Fe को पकड़ रहा है, 6 लिगैंड तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। मतलब देखो भाई साहब, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्यों नहीं टूट रहा? स्टोरी के अंदर स्टोरी है, ये इंसेप्शन की स्टोरी है भाई साहब। बहुत बहुत कहानियों में उलझो और देखो इस कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कोऑर्डिनेट एंटिटी, हमने बोला था पिछले लेक्चर में कि कोऑर्डिनेट एंटिटी डिसोसिएट नहीं करेगा। हमने बोला था ना, कोऑर्डिनेट एंटिटी डिसोसिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों कोऑर्डिनेट एंटिटी आयोनाइजेशन नहीं दिखलाएंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट एंटिटी में जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो सेंट्रल मेटल एटम को लिगैंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पकड़ कर रखा हुआ है। अगर ये 6 लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो 6 लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, और ये जो Fe है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में बहुत आसानी से एकोमोडेट कर रहे हैं। और अगर ये भाई साहब एकोमोडेट करने लग गए तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब ये क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा
रहा है। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये ब्रैकेटेड पोर्शन में है वही ब्रैकेटेड पोर्शन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अगर 6 लिगेंड एक मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पकड़ कर रखा हुआ है, 6 ठो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वो वाला एंटिटी टूटेगा नहीं? टूटेगा। ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है, तो ये एंटिटी नहीं टूटेगा। ये भी एक स्टोरी है। अब ये सुनो, अब ये सुनो, ये पोटासियम और ये Fe, इन दोनों में से पोटासियम इधर क्यों नहीं आया? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता? नहीं होता। ये एक स्टोरी लाइन है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर घुसोगे तो ये आपको और अंदर घुसाएगा। क्यों ऐसा है? आप बोलोगे कि सर Fe और K, इन दोनों में से Fe ही क्यों आया इधर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, K क्यों नहीं आया? आप बोलोगे कि सर Fe इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करके रख सकता है। K रख सकता है? नहीं। तो K इधर आएगा? नहीं, आया ही नहीं, ये Fe ही आएगा। ये स्टोरी है, समझना हो गया बेटा? तो पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया। अब देखो CuSO4 प्लस 4NH3, ये दूसरा वाला हिस्सा है। अब सुनो, कितने मेटल है? आप बोलोगे कि एक ही मेटल है। इनमें 2 मेटल थे, एक कैटायन के तौर पे आया था और एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे आया था। इधर कौन सा मेटल है? एक मेटल है। आप बोलोगे कॉपर। ये जो न्यूट्रल एटॉमिक ग्रुप है इनको लिगेंड के तौर पे पकड़ेगा, NH3 और SO4 जो कि एक एनायन है, ये एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, ये एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में चले जाएंगे। तो इधर ये देखो, ये कैटायोनिक काउंटर आयन है, मतलब ये आयोनाइजेशन स्फीयर कैटायोनिक है और काउंटर आयन जो है वो कैटायन है 4K+। FeCN6 ये एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी था, इधर उलट गया। ये CuNH3 ये कैटायोनिक एंटिटी है, SO4 ये एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर है, एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो इसको भी देखो, Agi2 + 2Ki, इसको देखो, K और Hg मर्क्यूरी और पोटासियम, इनमें से कौन डी ब्लॉक एलिमेंट है? मर्क्यूरी। तो पोटासियम कहां बैठेंगे? कैटायोनिक पोर्शन में, मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर में। Hg 4 आयोडीन है, Hgi4। ये जो K2Hgi4 है ये एक्चुअल का नेस्लर सॉल्यूशन है, पिछले दिन हमने बताए थे, ये नेस्लर सॉल्यूशन है, हटा देंगे लेकिन लिख दिए है ये नेस्लर सॉल्यूशन है। पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है, ये पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड नेस्लर सॉल्यूशन है। PtCl2 + 2KCl, ये क्या होगा? नेस्लर सॉल्यूशन वगैरह इसको हटा देते हैं, ये रहेगा तो दिक्कत करेगा, ये रहेगा तो दिक्कत करेगा। तो देखो ये कैसे होगा? PtCl2 + 2KCl, Pt और K कौन आएगा आयोनाइजेशन स्फीयर में? कौन आएगा? K2 PtCl4, K2 PtCl4, AgNO3, यहां सॉरी, AgNO3 + 2NH3, इससे क्या होगा? फिर से आप बोलोगे कितना मेटल है? एक मेटल है, तो इधर कैटायोनिक एंटिटी फॉर्म होगा, Ag न्यूट्रल एटॉमिक ग्रुप को पकड़ेगा, AgNH3 और NO3 बाहर चला जाएगा काउंटर आयन के तौर पे, ये होते हैं। तो इसको छाप लो, इसको छाप लो, बहुत ध्यान से छापो। और अगर छापना हो गया तो देखो, छापना हो गया तो बहुत ध्यान से सुनना, हम करना क्या चाहते हैं। इधर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लेक्चर की शुरुआत करेंगे जो कि है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। पहले एक बात को सुनना दोस्तों, पहले आप लोगों के सामने हमने एक चीज को बहुत ध्यान से रखा है जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ाएंगे। 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं आप लोगों के सामने लेना चाहता हूं, K4 FeCN6 या K2 Hgi4
ऐसे वाला, और एक CuNH3 SO4, या तो AgNH3 NO3। देखो मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये सब आप लोगों ने देखा है कैसे उत्पन्न होते हैं, ये वगैरह वगैरह हमने दिखाए हैं। तो देखो ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लिए हैं। वार्नर बोल क्या रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो वो कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा, और उसमें राइट हैंड साइड में जो हिस्सा है वो एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर है। इसको हम एक बार लिखेंगे, देखना दोस्तों। अगर ऐसा हुआ, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और इधर कुछ हिस्सा है, तो मैं बोलूंगा ये है पॉजिटिव या कैटायोनिक, मैं हटाऊंगा कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो है पॉजिटिव या कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है इसको आप बोलोगे कि ये है नेगेटिव या एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर, एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर, ये बोलोगे। ये नेगेटिव और एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या होगा, इधर काउंटर आयोन रहेंगे, काउंटर आयोन रहेंगे, जो कि इधर एनायोन होगा, क्या होगा, एनायोन या नेगेटिव आयोन होगा। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल मेटल एटॉम रहेगा, क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल एटॉम रहेगा, जो कि जनरली एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जो कि जनरली एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा फ्रॉम लिगेंड। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, लिगेंड करेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जो लिगेंड है, लिगेंड भाई साहब, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। ये लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो ये देखो ये पूरा हिस्सा है, इसको लिखो, इसको लिखो। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए ये सब हिस्सा है। अब इसके साथ साथ अगर ये निचले वाला हिस्सा को आपको छापना हो गया तो इसको हटाए, और देखो और एक चीज को हम इधर बनाते हैं। क्या बोलना चाहते हैं फिर से देखना, ये हुआ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी का किस्सा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर ऐसे हुआ कि इधर एक हिस्सा है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी इधर है, तो आप बोलोगे ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी राइट हैंड साइड में हुआ तो आप बोलोगे कि ये नेगेटिव या एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, एनायोनिक या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, पॉजिटिव या कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर है, कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर है। और ये जो कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर है, आप इसको बोलोगे कि इधर काउंटर आयन है, इधर क्या है, आप बोलोगे इधर काउंटर आयन है, जो काउंटर आयन एक कैटायन या पॉजिटिव आयन होगा। और नेगेटिव और एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फिर से क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटॉम रहेगा, जो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब फिर से ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, फिर से वही लिगेंड होगा। लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और ये पकड़ेगा, ये पकड़ेगा। इसको फिर से नोट करो, इसको फिर से नोट डाउन करो। अगर नोट डाउन करना हो गया तो हटाए। अब सुनो, अब एक कहानी सुनो। कहानी आपको मैं ये सुनाऊंगा कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल मेटल एटॉम है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटॉम है, वो सेंट्रल मेटल एटॉम के साथ जो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एनायोनिक ग्रुप हो सकते हैं,
कैटायोनिक ग्रुप हो सकते हैं या न्यूट्रल ग्रुप हो सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायोनिक भी हो सकता है, एनायोनिक भी हो सकता है। उस ये बात को सुनना, कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा तो आयोनाइजेशन स्फीयर एनायोनिक होगा, काउंटर आयोन एनायन होंगे। एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा तो कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, काउंटर आयन कैटायन होंगे। तो जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल मेटल एटम जरूर रहेगा। वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल मेटल एटम जरूर रहेगा। उस सेंट्रल मेटल एटम का दो वैलेंसी आएगा, दो वैलेंसी आएगा। और ये जो दो वैलेंसी आएगा, इनमें से पहला वाला वैलेंसी होगा प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आप उस कंपाउंड में से जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करोगे तो प्राइमरी वैलेंसी की कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन बन जाएगी। तो मैं बोलना चाहता हूं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम की, वो वाला जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसीज होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आप कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पूरा जो एक्चुअल का कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो वो ही उसका प्राइमरी वैलेंसी होगा। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जो एनायन की नंबर है, एनायन की चार्ज है, उससे सैचुरेटेड होती है। मतलब जो एनायन है पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से जो एनायन होंगे, उन एनायन की जो चार्जेस है, वो एनायन की जो चार्जेस है, वो चार्जेस उस सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको निकालेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी किससे सैचुरेटेड होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो एनायंस है उनसे सैचुरेटेड होती है, एनायन की चार्ज से सैचुरेटेड होती है। कौन सा? पहला वाला वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? जो लिगैंड में कह रहा हूं, जो लिगैंड एडिशनली लिगैंड एसोसिएटेड है किनके? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल एटॉमिक ग्रुप और एटम्स, उनको हम लिगैंड बोलते हैं। वो कितने नंबर में जुड़े हुए हैं उसको आप बोलोगे नंबर ऑफ लिगैंड्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जितने लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है वो है लिगैंड का नंबर। और वही लिगैंड का नंबर आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, वही लिगैंड का नंबर आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। और वही कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसीज है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी से क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी से आप क्या निकालोगे? प्राइमरी वैलेंसी से आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जो कि वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो एनायन वगैरह है उनके जो चार्ज है, उन चार्ज से ये वैल्यू निकलता है। मतलब एनायन से सैचुरेटेड होती है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, और उनसे सैचुरेटेड होती है क्या? ना प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की। और वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में से सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितना लिगैंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो लिगैंड का नंबर वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, वही सेकेंडरी वैलेंसी है। और वही कोऑर्डिनेशन नंबर से हमको वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उनका स्ट्रक्चर पता चलता है। ये वार्नर का थ्योरी है, ये वर्नर का थ्योरी है। ये जो पूरा कच्चा चिट्ठा है हमने निकाला है इससे, ये वर्नर का थ्योरी है। तो देखो क्या बोल सकते हो, कुछ चीजें बता देते हैं इनको। देखो ये है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये है पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। काउंटर आयन कौन है? काउंटर आयन है 4K+, 4K+, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इनमें ये Fe क्या है? ये है सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, CMA। अब सुनो, ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड को कहीं पर लिखो, K4 FeCN6।
इसका हम प्राइमरी वैलेंसी निकलेंगे। मतलब Fe ये CMa है, सेंट्रल मेटल एटम है, इनका दो वैलेंसी है, एक है प्राइमरी वैलेंसी, एक है प्राइमरी वैलेंसी जो कि होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि होगा नंबर ऑफ लिगेंड, जो कि होगा नंबर ऑफ लिगेंड, और उससे भी बड़ी बात जो कि होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी ही नंबर ऑफ लिगेंड है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हुआ सेंट्रल मेटल एटम, इसको लिखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हुआ सेंट्रल मेटल एटम, वही सेंट्रल मेटल एटम का दो वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऐसे हम निकालेंगे। इसको लिख लो, और अगर लिखना हो गया तो इसको हटाए हटाए। अब सुनो कैसे निकालोगे प्राइमरी वैलेंसी, कैसे निकालोगे। K4 FeCN होल 6, ये क्या है, +1, मतलब ये क्या है, +1। Fe का निकालना है x, Cn कितना है, -1, तो +4 + x -6 = 0, x - 2 = 0, x +2। तो हमको इधर से क्या पता चला, हमको इधर से ये पता चला कि Fe का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है +2, जो कि है +2, ये है Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x = +2, ये हुआ प्राइमरी वैलेंसी, ये हुआ प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, ये Fe, इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है नंबर ऑफ लिगेंड, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। आप बोलोगे कितना लिगेंड एसोसिएटेड है, देखो कंपाउंड में Fe के साथ 6 CN है, तो लिगेंड नंबर क्या है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड, यही है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, यही है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको छापो, इसको छापो, ये पहले वाला का हो गया, ये पहले वाला का हो गया, हो गया, मिटा दे। अब दूसरे वाले का देखो, अब दूसरे वाले का देखो कैसे निकालोगे। देखो ये वाला हिस्सा, ये क्या है, आप बोलोगे ये है पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या है, नेगेटिव आयोनाइजेशन, नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या है, नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। और इसमें काउंटर आयन क्या है, काउंटर आयन क्या है, आप बोलोगे SO4 2-, क्या बोलोगे, SO4 2-, ये है काउंटर आयन जो कि एनायन है, ठीक है। Cu क्या है, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। और इधर ये Cn क्या है, इसको भी लिख लेना कहीं पर, ये Cn लिगेंड है, ये जो Cn था, ये पहले वाला का Cn क्या था, Cn लिगेंड था, ठीक है। तो इधर NH3 क्या है, ये NH3 क्या है, NH3 लिगेंड है, NH3 क्या है, NH3 लिगेंड है। ये वाला कंपाउंड को इधर एक बार लिखो, CuNH3 4SO4। ये देखो, ये जो NH3 है ये न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इनका चार्ज 0 है। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, Cu का x पकड़ो, तो x + 4 × 0 -2 = 0, मतलब SO4 का -2 है, पूरा का 0 है, तो x - 2 = 0, x +2, x +2, तो x कितना होगा, +2 होगा। तो ये कॉपर, इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इसका प्राइमरी वैलेंसी है +2 या 2, जो भी लिखना चाहते हो, ये है इसका प्राइमरी वैलेंसी। और इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है,
इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, लिगैंड नंबर कितना है, नंबर ऑफ लिगैंड, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड कितना है, NH3 है, आप बोलोगे 4, आप बोलोगे 4, यही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, यही क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। इसको हटाए, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, और अगर लिखना हो गया तो हटा दे। अब देखो, अब तीसरे में क्या है, तीसरे में नेस्लर सॉल्यूशन है। अब देखो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो ये पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो इनमें काउंटर आयन क्या होगा, काउंटर आयन क्या होगा, आप बोलोगे कि पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, तो काउंटर आयन कैटायन होंगे, तो 2K+, क्या होगा, 2K+, काउंटर आयन क्या होगा, 2K+, ओके। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी में Hg क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, Hg क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, I क्या है, लिगैंड है, I क्या है, I इसका लिगैंड है। अब देखो K2HgI4, K2HgI4, इसका प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, K+1 है, Hg का x पकड़ो, I का -1 है, K का +1 है, I का -1 है, Hg को x पकड़ो, तो +2 + x -4 = 0, x - 2 = 0, x +2, x +2, तो इन सबको हटा दो। x का वैल्यू क्या होगा, बोलोगे x का वैल्यू होगा +2, x का वैल्यू क्या होगा, +2। तो ये जो Hg है, Hg का प्राइमरी वैलेंसी क्या आया, प्राइमरी वैलेंसी आया +2, या आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो 2 है। Hg का सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, Hg का सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, कितना लिगैंड है, नंबर ऑफ लिगैंड, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ लिगैंड, कितना है नंबर ऑफ लिगैंड, 4, तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। इसको लिखना हो गया तो हटाए, इसको भी लिखना हो गया तो हटाए, हटा दो। अब सुनो, लास्ट इसका करो, इसका क्या होगा, आप बोलोगे ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल। ये नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है, नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है, तो काउंटर आयन क्या होगा, काउंटर आयन एनायन होगा, जो कि है NO3-, क्या होगा, NO3-, ये काउंटर आयन दिखलाएगा। ये Ag क्या है, आप बोलोगे ये Ag क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। NH3 क्या है, ये लिगैंड है, NH3 क्या है, ये लिगैंड है। इस कंपाउंड को कहीं पर भी लिखो, Ag NH3 होल ट्वाइस NO3, इसका प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, इसका x है, इसका 0 है, इसका -1 है, तो x - 1 = 0, x = +1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x = +1, x = कितना हो रहा है, x = हो रहा है +1। ये क्या है, ये Ag का प्राइमरी वैलेंसी है, तो आप बोलोगे कि Ag, इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इसका प्राइमरी वैलेंसी है +1 या 1, जो भी लिख सकते हो वो लिखो, प्राइमरी वैलेंसी ये है। Ag का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, Ag का प्राइमरी वैलेंसी ये है, इसको हटा दो। और अगर इसको हटाना हो गया तो और एक चीज आपको क्या निकालना है, सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। देखो भाई साहब, Ag का सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, कितना लिगैंड है, 2 लिगैंड है, सेकेंडरी वैलेंसी = नंबर ऑफ लिगैंड, सेकेंडरी वैलेंसी = नंबर ऑफ लिगैंड, कितना है, 2 लिगैंड है, तो वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। इसका भी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भी निकल गया, इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना। तो ये है एक्चुअल का वार्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ये है एक्चुअल की वार्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और एक बार हम बता रहे हैं, उसको सुन लेना। वार्नर ने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी तो एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर होगी,
एनायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर होगी तो काउंटर आयन एनायन होगा, ठीक है। जो और कैटायोनिक आयोनाइजेशन स्फीयर होगी तो आयन कैटायन होगा, काउंटर आयन, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायोनिक होगी। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायोनिक हो या एनायोनिक हो, उनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगी। वो सेंट्रल मेटल एटम एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ओके। लिगैंड इलेक्ट्रॉन देगा, लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा, और वो डी ब्लॉक एलिमेंट जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में लिगैंड के दिया हुआ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको एकोमोडेट करवाएगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही अंदर। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट, वो सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसीज है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाला जाता है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाला जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगैंड से निकाला जाता है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये एनायन से सैचुरेटेड होती है, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये लिगैंड नंबर से सैचुरेटेड होती है। मतलब लिगैंड की नंबर से आपको सेकेंडरी वैलेंसी की प्राप्ति होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट से या एनायन की जो चार्ज है उससे आपको प्राइमरी वैलेंसी की प्राप्ति होगी। तो आपको इससे ये पता चलते हैं। इसको हटाएं। इसको हटाने के बाद हमने एक बात को इधर छेड़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात थी, उसको हमने इधर छेड़ा था। वो बात को आज हम समझाएंगे। वो बात क्या है? हमने एक बात आप लोगों के सामने ये छेड़ा है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एट कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये क्या है? यही नंबर ऑफ लिगैंड है। नंबर ऑफ लिगैंड एसोसिएटेड, नंबर ऑफ लिगैंड्स एसोसिएटेड with central metal atom at coordination entity, at coordination entity by coordination bond, by coordination bond, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है या डेटिव बॉन्ड। नंबर ऑफ लिगैंड्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल मेटल एटम एट कोऑर्डिनेशन एंटिटी बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यही आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। यही क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और यही जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यही जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इससे आपको कुछ कुछ चीजें पता चलती है। एक तो है स्ट्रक्चर, एक तो है स्ट्रक्चर, जी हाँ पता चलती है, आप बोलोगे जी सर पता चलती है। और एक है हाइब्रिडाइजेशन, और एक है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये भी आपको पता चलते हैं। मतलब स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की आपको इधर से एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी। कहां से? ये सेकेंडरी वैलेंसी में से, ये सेकेंडरी वैलेंसी में से। इसको छापो तो हम दिखाते हैं कैसे मिलेगी। देखो कैसे मिलती है, और हम शेप भी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात, हम इधर शेप भी ड्रॉ करके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोगों के सामने दिखाएंगे कैसे होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, एकदम ऊपर लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगैंड्स या सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसके साथ क्या आएगा? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। देखो सबसे पहले क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर, स्ट्रक्चर होगा लीनियर, मतलब एक मेटल को 2 लिगैंड ऐसे पकड़ेगा, एक मेटल को 2 लिगैंड ऐसे पकड़ेगा, ये है लीनियर स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगैंड, सेकेंडरी वैलेंसी अगर 2 हुई तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर, तो m 2 तरीके से 2l। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्तों? 2 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल, ठीक है। अगर 3 हुई तो होगा
ट्राइगोनल। क्या होगी? 3 हुई तो होगा ट्राइगोनल। क्या होगा? MLL ऐसे। आप बोलोगे कि जी बिल्कुल सर, ये तो हमें पता है, जब हमने VACPR पढ़े थे तब ये आपने हम लोगों को बताए थे। ये है ट्राइगोनल। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 या ट्राइगोनल प्लेनर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। 5 होगी तो TBP, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा? sp3d। क्या होगा? sp3d। क्या कैसे दिखना होगा? MLLLLL, ये देखो LLLLL ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। ये देखो कैसे ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। सारे क्रॉस को हमने इधर से ऐसे कर दिए हैं। देखो ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक ट्राइगोन बना, ये देखो ये एक ट्राइगोन बना, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड। देखो इधर ये मेटल है, ये एक ट्राइगोन बना, ये एक ट्राइगोन बना, ऊपर एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड है और ये दो बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है। तो इधर तीनों ML ये बॉन्ड है इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बॉन्ड? इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बॉन्ड है? इक्विटोरियल बॉन्ड है। और 2 ML बॉन्ड ये क्या है? ये एक्सियल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड है। ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका शेप ऐसा है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d होता है। कैसा होता है? sp3d होता है, sp3d होता है। इसको लिखो, इसको लिखो, ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। अब देखो इसको हटाए, ये वाला स्लाइड को हटाए, ये स्लाइड को हटाना हो गया। तो देखो 4 हमने छोड़े थे, जानबूझ के छोड़े थे। अगर 4 हुआ तो 2 शेप हो सकती है। एक तो हो सकता है टेट्राहेड्रल। क्या हो सकता है? टेट्राहेड्रल या TD। ये कैसे दिखेगा? M ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक L, ये एक L, ये एक L और ये और एक L। ये कैसे दिखेगा? ऐसे। आप बोलोगे कि ये है टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल। देखो ये कैसा है? ये होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, ये होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। ये 4 में से ही और एक होगा, और अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 ही हुआ और एक हो सकता है जो कि है स्क्वायर प्लेनर, जो कि है स्क्वायर प्लेनर। क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ये कैसे दिखेगा? M इधर 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 ऐसे एक स्क्वायर बनेगा जो कि एक प्लेन में सिचुएटेड होगा। एक स्क्वायर बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा ऐसे, जो कि जो स्क्वायर एक प्लेन में सिचुएटेड होगा। ये है स्क्वायर प्लेनर। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा DSP2। क्या होगा? DSP2। इनमें इनर डी पार्टिसिपेट करेंगे, इनमें इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से बनेगा, ये वीक फील्ड लिगैंड से बनेगा। जब हम वैलेंस बैंड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तब हम ये बताएंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आते आते। ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से, ये होगा वीक फील्ड लिगैंड से। इसको भी नोट करो। 4 का 2 शेप होगा, एक टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ऐसे होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। 4 का और एक होगा स्क्वायर प्लेनर, ऐसे बनेगा, DSP2 बनेगा, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसके साथ साथ और एक चीज है जो कि है 6 में क्या होगा? 6 में शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। 6 में शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा? M एक स्क्वायर प्लेनर बनाओ, सबसे पहले एक स्क्वायर प्लेनर बनाओ। ये सब खासियत है, सीखो दोस्तों, इसको सीखो, सीखोगे तो मजा आएगा। पहले तो एक क्या बनाओ? पहले एक स्क्वायर प्लेनर बनाओ। स्क्वायर प्लेनर बनाना हो गया तो इसके ऊपर से एक लिगैंड को जोड़ो, इसके नीचे से और एक लिगैंड को जोड़ो। अगर जोड़ना हो गया इसको ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो,
इसको ऐसे खींचो, ये है ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर पेयर बनाओ, दोनों साइड में 2 लिगेंड को लगाओ, ये ऐसे बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ये D2sp3 भी कर सकता है या sp3D2 भी कर सकता है। ये इनर्ट d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इनर्ट d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और इधर आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में से, आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वीक फील्ड लिगेंड में से। ये कैसे होता है इनर वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हम वीवीटी या सीएफटी, वीवीटी आते आते ये हम बता देंगे। ये इसको छाप लो, ये वार्नर का थ्योरी है, कैसे क्या होता है हमने सब कुछ बता दिए हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे करते हो, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए सबसे पहला जो थ्योरी है वार्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वो आज हम बता दिए हैं। इसी के साथ साथ आज हम इस लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं, एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सब बहुत ध्यान से पढ़ना। इसी के साथ साथ जय हिंद,